हाँ दोस्तों, तो अब मैं सेकंड पॉइंट पे था। तो उस केस में ये था, बता दिया बच्चे वाला एक्साइज एक्ट बता दिया। एक आदमी था जो कबाड़ी के सामान बेचता करता था दिल्ली में, ओखला में। उसके पास एक चोर आता है और चोरी का सामान बेचता है, और उस दुकान वाले वो ने क्या किया, वो सामान को ख़रीद लिया। अब उसको ये मालूम तो नहीं है कि वो चोरी का नहीं है। अब केस ये हुआ कि पुलिस ने उसको अंडर सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी, मतलब डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अभी स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सेक्शन 411 में डिफाइन है कि वो प्रॉपर्टी जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन तरीके से जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सबको स्टोलन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसमें बन गया और उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी वो कह रहा है भैया कि मेरे को सामान बेचा चोरी का, मुझे थोड़ी मालूम कि चोरी का सामान है, बट मुझे इसलिए फंसाया गया क्योंकि मैंने पुलिस वालों को घूस नहीं देने से मना कर दिया। मजिस्ट्रेट ने दिमाग लगा के बोला कि इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सॉरी बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि 411 एक बेलेबल ऑफेंस है, तो इसी वजह से उसको बेल ग्रांट कर दी गई। ठीक है, अभी एक व्यक्ति था, एक लड़का, जिसने पूरे दिल्ली में 19 एटीएम उखाड़ लिए। सोचो, अब बताओ क्या होगा, इतना ग्रेवियस मैटर। और इस केस में उसको कोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी बेल। नहीं, ऐसे लोगों को, सोसाइटी को इतना इन्होंने कर रखा है, ऐसे कैसे बेल दे सकते हैं। तो उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। ठीक है, और उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, सॉरी पुलिस कस्टडी में भेजा है उसको, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है। फिर आता है एक केस था जिसमें एक आदमी ने अपना झूठा सा बोर्ड वोर्ड लगा के कि मेरी कंपनी है, ये है, वो है, लोगों को ठगता था, लोन दिलवाऊंगा, ये दिलवाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। तो उस केस में पुलिस ने उसके साइन और सिग्नेचर वगैरह के लिए एप्लीकेशन लगाई कि हमें इसके सिग्नेचर चाहिए, सैंपल्स। क्योंकि अभी एक रूल्स सुप्रीम कोर्ट के हैं कि नो पुलिस ऑफिसर कैन कंपेल एनीवन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो कहता है आर्टिकल 22 क्लॉज 3, तो सॉरी आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो इस वजह से उसको परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ी साइन के सैंपल्स के लिए, तो उसने दी। उसकी भी बेल खारिज हो गई क्योंकि ये मामला 600 करोड़ का था। ये बैंक, इसमें पूछा कि इतना पैसा इसमें आता कहाँ से जाता है, कौन कौन मिले हैं, तो बहुत बड़ा केस था ये। इसीलिए इसमें जुडिशियल कस्टडी इसको 14 दिन की दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, एक केस था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र मतलब ऑफेंस महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन एक्यूज दिल्ली में पकड़ाया था। उसकी महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली आई थी। अब क्योंकि क्या होता है, सेक्शंस में सीआरपीसी के जो चैप्टर 7 है, कंपल्शन पावर टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन, व्यक्ति को किस तरीके से कोर्ट बुलाया जाता है, एक्यूज को या विटनेस को जो नहीं आता है कोर्ट। तो उस केस में अरेस्ट किया इन्होंने, वारंट निकला, चाहे वारंट अगर नहीं निकला, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो बिना वारंट के कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी वो अरेस्ट कर सकती है। ये सेक्शन में किस में लिखा है, ये सेक्शन में जो है 48 में लिखा है। कहाँ से अरेस्ट करती है, पूरे इंडिया में कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है, बाहर से भी कर सकती है परमिशन लेके। अरेस्ट किया उसको, यहाँ पे किया तो साकेत कोर्ट उसका नियरेस्ट था, जहाँ पे अरेस्ट किया, प्लेस ऑफ अरेस्ट। उसको लाया गया कोर्ट में, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट ने उसके रिमांड, ट्रांजिट रिमांड कहते हैं इसको। ट्रांजिट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाने के लिए, और उस दौरान वो हमारी कस्टडी में रहेगा, रिमांड में रहेगा, पुलिस के साथ रहेगा, उसको कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। वो ज़रूरी होती है करवानी। क्या पता तुम ले जा रहे हो, बीच में कुछ हो गया, कुछ नहीं कर दिया, किसी ने मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, तो इस केस में इसी चीज़ों से बचने के लिए ट्रांजिट रिमांड का सेक्शन 80 ऑफ सीआरपीसी में प्रोविज़न है। तो यहाँ से ट्रांजिट रिमांड उनको दिया। अब इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स में आ गए कि ये इस पुलिस की कस्टडी में है, ये चाहिए, पुलिस जिम्मेदार है, अगर इसको कुछ भी होता है तो ये पुलिस फिर उसको महाराष्ट्र ले जाएगी। तो ये सारे केसेस थे। ठीक है, अब ये क्या है कि जब पुलिस लेकर के आती है किसी को कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, चाहे छुट्टी होती है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट ये देखता है कि जो एफआईआर है हुई पड़ी है, जो इन्वेस्टिगेशन जो 24 घंटे तक उन्होंने करी, जो जो चीज़ें, उससे क्या अपेयर हो रहा है, क्या लगता है कि इसको मतलब कस्टडी में लेना, पुलिस कस्टडी में इम्पॉर्टेंट है कि जुडिशियल
कस्टडी। देखो, अगर पुलिस पीसी इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये जेसी में ही भेजा जाएगा जुडिशियल कस्टडी में, जो कि मैक्सिमम 80% केसेस में यही होता है। लेकिन जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, मर्डर, रेप, डकैती, ये सारे में पुलिस कस्टडी दे दी जाती है, क्योंकि पुलिस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इंक्वायरी के लिए। जैसे मैंने बताया 4 लड़के थे, एक ने बंदूक चलाई, गोली, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, 3 साथ में सेक्शन 34 लग गया। उस केस में ये पता करने के लिए कि वो पैसे कहाँ से लाते हैं, वो बंदूक कहाँ से खरीदते हैं, कौन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ जांच का विषय है। और अगर इन तीनों को अलग अलग रखा जाए, जो पुलिस वाले ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, अगर अलग अलग रखा जाए, एक को कस्टडी में जुडिशियल, एक को पीसी, एक को बेल, तो इंक्वायरी हो ही नहीं पाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाएगी। मजिस्ट्रेट साहब ये कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, हम क्या करेंगे? इसीलिए इन तीनों की पीसी दीजिए, 4 दिन की दे दीजिए, हम इन चारों से सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करवा के, चाहे कोरोबरेट करवा के निकलवा लेंगे पूरा। फिर बोला बिहार कैसे जाओगे? बोला अपनी गाड़ी से जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे, ठीक है, वो तो पैसे मिलते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये केस थे। अभी क्या होता है इन केसेस में, जब मजिस्ट्रेट के पास आता है कोई, मजिस्ट्रेट उसको डिटेंशन को ऑथराइज कर सकता है, मेल लिखा हुआ है, अगर नहीं चाहेगा तो बेल दे देगा। बेलेबल ऑफेंस है तो मैटर ऑफ राइट है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है डिस्क्रिशनरी है, डिपेंड करता है कि क्या केस था, प्राइमा फेसी की अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वॉल्वमेंट क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ों को देख करके बेल हो जाती है। आज तो मोस्टली बेल हो गई थी। बताया कि कितने दिन तक मैक्सिमम रिटेन कर सकती है, लेकिन जो मैंने बताया था कि 15 दिन से ज़्यादा मैक्सिमम रिटेंशन नहीं हो सकता, किसी भी केस में मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर उसको करना है तो क्या हुआ, अगर उसको करना है तो 15 दिन ही कर सकता है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 16वें दिन के लिए उसको भेज दिया जाएगा कंसर्न कोर्ट के पास, जिस कोर्ट में उसका मामला एक्चुअल में होना चाहिए था, जब कोर्ट अगर खुलती तो उस कोर्ट में भेज दिया जाएगा, और वहाँ की जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी उस चीज़ को कि उसको बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। लेकिन उसमें भी प्रोविज़न दे रखा है, एक 161 के क्लॉज में प्रोविज़न है कि भाई हर एक ऑफेंस में जो पनिशिबल है अप टू 10 ईयर्स, उसमें 60 दिन तक जो है कस्टडी में, चाहे जेसी जुडिशियल कस्टडी, चाहे पुलिस कस्टडी, चाहे मिक्स, 60 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है, चार्जशीट फाइल होने से पहले। अगर चार्जशीट फाइल हो गई इसके बीच में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो केस स्टार्ट हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई, अब कोर्ट में केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, चार्ज फ्रेम होंगे, वो अलग मैटर, फिर तो बेल नॉर्मल रेगुलर बेल लगानी पड़ेगी बेल करवाने के लिए। लेकिन अगर 60 या 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है, 90 दिन उन केसेस में जिसमें कि 10 साल से ऊपर की सज़ा है किसी अपराध में, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, मोर देन 10 ईयर्स, 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, इन केसेस में 90 दिन मैक्सिमम उनको जेल में या फिर कस्टडी में तो 14 दिन के ज़्यादा दे ही नहीं सकते। पूरा सेक्शन में लिख दिया है कि कस्टडी देनी है पुलिस की तो 14 दिन से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। इट मीन्स कि अगर 90 दिन की बात हो रही है देने की, तो 76 डेज जो है वो जो इस जुडिशियल कस्टडी होगी, 14 दिन जो है वो पुलिस कस्टडी होगी। तो ये रूल है। और अगर नहीं इनके बीच में चार्जशीट फाइल हुई तो डिफ़ॉल्ट बेल, 167 क्लॉज 2 में डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न है कि चार्जशीट 60 या 90 दिन के बीच फाइल नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, इसका मतलब पुलिस की गलती है, पुलिस जांच नहीं कर पाई, तो इसको क्या करो, बेल दे दो, डिफ़ॉल्ट बेल, क्योंकि गलती इसकी नहीं है, पुलिस की। कब तक ये पुलिस की वजह से जेल में रहेगा? पुलिस की गैर जिम्मेदार, पुलिस के नेग्लिजेंस, पुलिस के रिपोर्ट ना सबमिट करने, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ना करने की वजह से एक्यूज क्यों जेल में रहेगा? इसीलिए 167(2) आया है, ताकि कंपेल करे पुलिस को ये चीज़ करने के लिए। अब कह रहा है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है किसी भी एक्यूज़ को जब डिटेंशन ऑथराइज करता है कि इतना दिन ले जाओ, ठीक है, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हो गई, जाओ, इतने दिन की हो गई, जैसी पीसी हो गई, तो इन केसेस में एक्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक्यूज का फिजिकल, इसका ये क्या रीज़न है? रीज़न ये है ताकि मजिस्ट्रेट ये देख सके, पूछ सके कि भाई आपके साथ पुलिस ने कोई मारपीट, बदतमीजी, ये आपको कंपेल तो नहीं किया ना इस अपराध को कन्फेस करने के लिए, इसमें शामिल झूठा फंसाया जा रहा हो, ये सारी चीज़ों को उससे पूछने के लिए उसको जो है फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए पुलिस के द्वारा। लेकिन अब अमेंडमेंट्स आ गए, इस सेक्शंस के ऊपर हर राज्य में अलग अलग थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। दिल्ली में क्या है कि विया इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी एक्यूज को पेश करवा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, जब अरेस्ट होता है तो 24 घंटे के भीतर वाला जो पेशी होती है उस केस में, ठीक है। ये फिर जेल से भी पेश करवा देते हैं बहुत जने से। तो ये चीज़ें होती है।
कहता है कि भाई अगर किसी एरिया में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ना हो छुट्टी वाले दिन, या फिर नॉर्मल कोर्ट वाले दिन मजिस्ट्रेट ना हो, खाली पड़ा हो, तो इन केसेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को ले जाना होता है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डिटेन कर सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं इसको जेल में रख लो। कितने दिन? मैक्सिमम 7 दिन। 7 दिन से ज़्यादा नहीं। 7 दिन से ज़्यादा जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, इसको डीएम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको कंसर्न कोर्ट के पास भेजना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये क्या है कि भाई ये इस चीज़ को कैसे साबित किया जाएगा कि एक्यूज़ को प्रोड्यूस किया गया कि नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। तो एक्यूज़ के जो साइन होते हैं, है ना, वो साइन या फिर उसकी और भी चीज़ें जो है वो सब चीज़ों से ये प्रूफ हो जाएगा, सब्सटेंशियल प्रूफ माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। और लिखा है कि मैजिस्ट्रेट किसी के डिटेंशन को ऑथराइज जब करता है ना, तो उसमें रीजंस भी होने चाहिए कि क्यों इसके डिटेंशन हमने पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेजी। बट आज मैंने देखा कि किसी भी मैजिस्ट्रेट ने मतलब फॉलो नहीं किया। फॉलो क्या, जो हैबिचुअल कस्टम चलता आ रहा है ना, वो कस्टम के मुझे मैं अगेंस्ट हूँ, मैं लॉ के साथ हूँ, मैं कस्टम के अगेंस्ट हूँ। इसलिए मैं जजेस को भी बोल देता हूँ कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। वो कहते नहीं है आपको नहीं पता। मैंने कहा सर लॉ में ये लिखा है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो बताओ, लिखा है कि कोई भी अरेस्ट अगर एज पर प्रोसीजर नहीं है, अरेस्ट मेमो नहीं है, सेक्शन 41C नहीं है, अरेस्ट सॉरी बी नहीं है, अरेस्ट मेमो नहीं है, कब अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसका अरेस्ट तो इलीगल हो गया ना सेक्शन 60A के हिसाब से, उसको छोड़ देना चाहिए। ये मजिस्ट्रेट ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक केस था जिसमें यही डिस्प्यूट था कि उसमें टाइम ऑफ अरेस्ट पुलिस बता नहीं पा रही थी कब अरेस्ट हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी बात। तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए, लेकिन ये सब मतलब कस्टम चला आ रहा है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, क्या मतलब यार। ठीक है, तो उसके बाद जो कॉपीज़ है ऑर्डर्स की, जो भी ये करेगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ये कंसर्न कोर्ट के पास जाएगी, जो भी रेगुलर कोर्ट बैठेगी जब, तो वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है 5 और 6 में, कि अगर कोई ऑफेंस जो समन ऑफेंस है, मतलब समन केस है, और 6 महीने तक अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसको सेशन कोर्ट के पास पावर है कि उसको रोक ही दे, उस केस को स्टे कर दे पूरा का पूरा। ये होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है इन शॉर्ट जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है। तो ये अरेस्ट करने के तरीके, अरेस्ट पर्सन के क्या क्या अधिकार हैं, ये 41 से 60 में डिफाइन होता है। अगर वो फॉलो नहीं हुए उनमें से कोई भी सेक्शन, तो 60A में अरेस्ट इलीगल हो जाता है और उसको बेल पे छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब अरेस्ट हो जाता है, कोर्ट में जब आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा कंप्लीट नहीं होती है विद इन 24 आवर्स, तो उसको क्या करते हैं, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, मैक्सिमम 14 दिन, क्योंकि एक दिन जो पहले अरेस्ट हुआ, जिस दिन से लाते समय 24 घंटे, अरेस्ट से कोर्ट में प्रोडक्शन के बीच का 24 घंटे का टाइम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है। इसलिए एक दिन वो मान लेते हैं, 14 दिन ये 15 दिन हो गए। और फर्दर डिटेंशन करना है तो उस केस में 60 या 90 दिन विद रीज़न ये होना चाहिए कि अभी तक चार्जशीट जो है फाइल नहीं हुई है। ठीक है, कहने का मतलब कि 60 या 90 दिन इसलिए कि जांच बहुत ज़रूरी है इस केस में, एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर नहीं इसको छोड़ देंगे तो फिर जांच नहीं हो पाएगी, चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इसलिए 60 और 90 दिन अलग अलग अपराधों की कैटेगरीज में, 10 साल या 10 साल से ऊपर वालों में 90 दिन ये डिटेंशन कर सकते हैं जुडिशियल कस्टडी। लेकिन जो पुलिस कस्टडी है वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, किसी हालात में नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब, आपने कोई भी अपराध किया हो आईपीसी के अंदर, तो आपको 15 दिन, जो एक दिन तो अरेस्ट से कोर्ट लाने में हो गया, 14 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं है। ठीक है, मतलब आप पुलिस के पास नहीं रहेंगे, आप जेल में ही जाएंगे, और जेल में बहुत अच्छा सुकून होता है, सेफ होता है, हर चीज़ होता है, खाने पीने को सब कुछ ठीक होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग अभी तक बहुत कुछ समझ गए होंगे कि क्या होता है अरेस्ट होने के बाद, क्योंकि लोग बहुत घबराते हैं। आज मैंने देखा सारे लोगों की हालत ख़राब थी, जबकि कुछ नहीं हुआ, सबको इजीली ट्रीट किया गया और अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स बाय। आपको कोई भी क्वेरी हो, नेक्स्ट टॉपिक का सजेशन देना हो, आप मेरे नंबर पे 9990110881 पे कर सकते हैं टेक्स्ट। और
आप ये मैं कह रहा था कि मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन लोग यही है ना कि कानून नहीं जानना चाहते हैं, लोग दब के ही रहना चाहते हैं, जो कि मैं बहुत देखता हूँ नॉर्मल। बहुत मोस्टली लोग यही होते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है केसेस के चक्कर में, हम गुलामी सह लेंगे, हम दबाव सह लेंगे, कुचल जाएंगे, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। जबकि जब एक बार कोई व्यक्ति कोर्ट आ जाता है तो कहता है नेक्स्ट टाइम से अब मैं कोर्ट ही जाया करूँगा, अब तो मैं पुलिस वालों की ऐसी तैसी। ये होता है रूल। कोर्ट बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। थैंक यू और गुड लक फॉर यू।